हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे वर्गीकरण के बारे में, और हमने जाना था वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं, वर्गीकरण किसने किया था और कितने पार्ट्स में किया था, कितने किंगडम में क्लासीफाई किया था। साथ ही हमने जाना था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे दिया था आर.एच. विटाकर ने, और उन्होंने 5 किंगडम के बारे में हमें बताया था। उन्होंने बताए थे 5 किंगडम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन इंक्लूड होते हैं 5 किंगडम में। ठीक है, उसी के साथ हमने यहाँ पे पूरी जो टेबल है उसे अच्छे से जाना था। हमने देखा था अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे कि जो अलग अलग किंगडम है उनमें क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे देखा था सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी बेसिस पे हमने जाना कि किस किंगडम का क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आपको क्या करना है, ये टेबल आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर आपको सिर्फ इस टेबल में मिल जाएंगे। यानी कि जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, जनरल कैरेक्टर आप यहीं से पता लगा लेंगे कि किस किंगडम का यहाँ पे क्या कैरेक्टर होता है। अब हम यहाँ पे हर एक किंगडम को डीपली पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये जो टेबल हमारे पास आती है, हमने कहा है हम जो सेल टाइप है उसके बेस पे देखेंगे कि जो किंगडम है उनके क्या कैरेक्टर है। सेल वॉल के बेसिस पे देखेंगे कि उनके क्या कैरेक्टर हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास सेल टाइप आता है। हमने कहा सेल टाइप किस प्रकार की है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो प्रकार की सेल हमने यहाँ पे पढ़ी थी। हमने कहा था जो मोनेरा है सिर्फ वो प्रोकैरियोट है, बाकी सारे क्या है, यूकैरियोट है। इसका मतलब कि बाकी सब में जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड यहाँ पे होगा। सेल वॉल की बात करें, हमने कहा सारे ही किंगडम में सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट जो किंगडम एनिमेलिया है। एनिमेलिया में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ प्रोकैरियोट है वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। जहाँ यूकैरियोट की बात आ जाती है वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। हमने कहा सेलुलर टाइप का है, यहाँ पे सेलुलर टाइप का है। यहाँ पे क्या है, अब टिश्यू का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फंजाई की। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, टिश्यू का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ से टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। नेक्स्ट हमने बात की मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत सारी वैरायटी पाई जा रही है। मोनेरा की बात करें, हमने कहा ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे। ऑटोट्रॉपिक कीमोसिंथेटिक भी है, तो हमने कहा फोटोसिंथेटिक भी है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे प्रोटिस्टा की। हमने कहा ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फंजाई की, तो आपने ध्यान देना है फंजाई में सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब जो हेटेरोट्रॉप है उनके भी अलग अलग टाइप हमने देखे हैं। हमने कहा है सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं और पैरासिटिक यहाँ पे हो सकते हैं। जब हम छोटी क्लासेस में थे हमने अच्छे से जाना था कि जो हेटेरोट्रॉप होते हैं, परपोषी होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की प्लांटी की। तो आप जानते हैं प्लांटी क्या है, ऑटोट्रॉपिक है और किस प्रकार से अपना भोजन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक यहाँ पे होंगे। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें किंगडम प्लांटी और किंगडम मोनेरा की, हमने कहा किंगडम मोनेरा क्या होता है, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया और कुछ कीमोसिंथेटिक भी होंगे। लेकिन अगर बात करें किंगडम प्लांटी की, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एनिमेली की। हमने कहा हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, या तो होलोजॉइक होंगे या फिर सैप्रोफाइटिक होंगे। तो ये बात की हमने यहाँ पे जो किंगडम है। अब एक एक करके जान लेते हैं किंगडम के बारे में। उसमें सबसे पहले बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। तो आप ध्यान दीजिए, जो सीक्वेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीक्वेंस है किंगडम का, आप उसी सीक्वेंस में किंगडम को याद करेंगे। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यही सीक्वेंस आप याद रखेंगे। और ये सीक्वेंस हमें क्या बता रहे हैं, डेवलपमेंट की प्रोसेस को बता रहे हैं। यानी कि मोनेरा से ही किंगडम एनिमेलिया तक जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हमें क्या पता चल रहा है, डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ बॉडी पहले क्या थी, सेलुलर लेवल की थी, फिर टिश्यू बने, फिर ऑर्गन बने, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बना। हमें ये बता रहे हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो इसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, किंगडम को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। हमने कहा बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया कैसे होंगे, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे और माइक्रोस्कोपिक होंगे, यानी अपनी आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। तो
जैसे ही आपको किंगडम के एग्जाम्पल पता चलेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे। जैसे कि हमने कहा किंगडम मोनेरा में जो आता है वो बैक्टीरिया आता है। अब आपको ये पता है बैक्टीरिया कैसे है। यहाँ पे हमने कहा प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव है, सबसे प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद हमने कहा यूनिसेलुलर है, क्योंकि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कोशिकीय स्तर का यहाँ पे पाया जा रहा है। हमने कहा दोनों प्रकार के होते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे होंगे, दो तरीके से कर रहे होंगे, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं जिसे फोटोसिंथेटिक कह रहे हैं, या केमिकल्स की प्रेजेंस में कर रहे हैं जिन्हें हम कीमोसिंथेटिक कह रहे हैं। बात क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा हेटेरोट्रॉपिक भी बैक्टीरिया होते हैं। फिर हमने कहा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए नुकसानदायक भी होंगे और हमारे लिए लाभदायक भी होंगे। आगे जाके हम बात करेंगे बैक्टीरिया कौन कौन से हमारे लिए लाभदायक है, कौन कौन से हानिकारक है। उसका एक सेपरेट चैप्टर आपके पास आता है जब क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने बात की बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं कि जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल किस चीज से बनी है, सेल वॉल के फंक्शन क्या है, जो बैक्टीरिया उसमें लोकोमोशन कैसे हो रही है यानी गति कैसे हो रही है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या, हमने कहा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड का क्या फंक्शन है। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो हम पढ़ेंगे मोनेरा के अंदर। तो क्या क्या चीजें हमने अभी तक यहाँ पे देखी हैं। हमने कहा है टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या है कैसे होते हैं, ये आमतौर पर एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, ये बात हमने की है कि कैसे है एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि हमने कहा है कि जब ये जो कोशिका है प्रोकैरियोट है यानी कि प्रिमिटिव है, यानी कि प्रिमिटिव का क्या मतलब है, पुरानी है, इसका जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड सर्कुलर डीएनए। जेनेटिक मटेरियल आपको क्या बताया गया, जो आनुवंशिक सामग्री है वो डीएनए है जो कैसे है, नेक्ड है। इसका मतलब जब हम बात करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल की, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है यानी कि कवर होता है। यहाँ पे डीएनए कैसा है, नेक्ड है एंड नॉट इनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवलप, जो कि परमाणु आवरण से घिरा नहीं रहता है। ये क्या है, केंद्रक आवरण यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो डीएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ध्यान रखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा है इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोट कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा राइबोसोम्स एंड सिंपल क्रोमेटोफोर्स आर द ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं कि राइबोसोम और सरल क्रोमेटोफोर साइटोप्लाज्म में एकमात्र कोशिकीय अंग है। अब अगर हम बात करें अपनी, तो आपने देखा होगा जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स की बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी अपैरेटस है, न्यूक्लियस है, बहुत सारी वहाँ पे क्या है चीजें हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे राइबोसोम्स हैं या फिर क्रोमेटोफोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या बात बताई गई है, द राइबोसोम्स आर 70S। अब आपको राइबोसोम्स के टाइप से बताए गए हैं, तो किस प्रकार का राइबोसोम यहाँ पे पाया जा रहा है, 70S राइबोसोम्स यहाँ पे पाया जा रहा है। सैप वैक्यूल्स डू नॉट अकर, गैस वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट, यानी कि सैप रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, गैस रिक्तिकाएं उपस्थित हो भी सकती हैं। ये आपको बताए जा रहे हैं किसके, बैक्टीरिया की आपको कैरेक्टर बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के आपको अलग अलग शेप बताया गया है कि शेप के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो आपको बताया गया है बैक्टीरिया आर फाउंड इन वेरियस शेप। अब आपको ये याद करना है क्योंकि आपकी बुक में शेप भी दी गई है कि बैक्टीरिया की अलग अलग शेप होती हैं और आप उनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है कोकस, जो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं इस प्रकार से। ये क्या है, कोकस होते हैं इस प्रकार से, उसे हम क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। अब बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो कि क्या होंगे, कोकस होंगे। नेक्स्ट हमने कहा है बैसिलस, और बैसिलस का शेप कैसा होता है, रॉड शेप का, ये कह रहे हैं कि रॉड शेप का होगा। नेक्स्ट हमने कहा विब्रियो, विब्रियो कैसा होगा, कॉमा शेप का होगा। स्पाइरलम होगा, कैसा होगा, स्पाइरल शेप का होगा। तो अलग अलग जो बैक्टीरिया हैं उनके जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपकी बुक में इमेज दी गई है, आपको इमेज देखना है और देखना है कि जो कोकस है
वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, बैसिलस किस प्रकार के दिखाई देते हैं, विब्रियो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, और स्पाइरलम किस प्रकार के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। अब कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाया जाता है। ये बात हम जानते हैं कि जो माइक्रोब्स, जब आपने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, ओशन में, डीप ओशन में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, यानी कि वो हर एक ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हर जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल भी नहीं है वहाँ पे भी जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो पाए जाते हैं। फिर आपसे पूछे जाते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, तो हर प्रकार का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे पाया जा रहा है। यहाँ पे ऑटोट्रॉप भी है, यहाँ पे हेटेरोट्रॉप भी है। ऑटोट्रॉप में ध्यान देना है आपको, जो कीमोसिंथेटिक है वो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं कि जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है, फॉर एग्जाम्पल डीप ओशन हो सकते हैं। अब वहाँ पे क्या होगा कि वो अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे नहीं हो पाएगी, तो वो क्या करते हैं आसपास जो भी केमिकल्स पड़े होते हैं, केमिकल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, और जब केमिकल्स का ब्रेक डाउन करेंगे, केमिकल्स को तोड़ेंगे, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और उसे ही वो क्या करते हैं एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये केमिकल्स के प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए कीमोसिंथेटिक कह रहे हैं। जब भी कोई शब्द आपके पास नया आता है तो आप ध्यान देंगे उस शब्द की ओर। कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब है, ये केमिकल्स की ओर कुछ इंडिकेशन दे रहा है। सिंथेटिक यानी कि आप देखेंगे फोटोसिंथेटिक, फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो सेम ऐसा ही क्या है, कीमोसिंथेटिक है कि केमिकल के प्रेजेंस में कुछ यहाँ पे बन रहा है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो जो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग शेप है बैक्टीरिया की, उसके नाम भी आपको याद रखने हैं और शेप भी आपको याद रखनी है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे बैक्टीरिया सेल का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल का डायग्राम आता है, बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि लेवलिंग बहुत सारी हो रखी है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आपको दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। यहाँ पे आपको जो सेल वॉल दिखाई दे रही होगी, सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको जो डीएनए है, ये आपको डीएनए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्लाज्मिड भी होता है इस प्रकार का, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी यहाँ पे होता है। और क्या फंक्शन होता है प्लाज्मिड का, देखिए जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में एक तो अपना डीएनए है, एक अपना जेनेटिक मटेरियल है एज अ डीएनए, डीएनए यहाँ पे है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। अब ये जो प्लाज्मिड है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर सेल से ये निकाल भी दिया जाए प्लाज्मिड, तो सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हम इसे सेल से क्यों निकालेंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे, आप क्लास 12th में जाएंगे, तब आपको प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। आप देखेंगे कि क्या होता है, जो प्लाज्मिड है उसे हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम किसी भी साधन का यूज करते हैं, जैसे कि बस हो गई है, जैसे कि कार हो गई है, तो हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी के शरीर से जीन को निकालना है, आप जानते हैं जीन क्या होता है, डीएनए है। हमने कहा ये क्या है, डीएनए है। अब डीएनए का वो पार्ट, डीएनए की वो इकाई जो किसी कैरेक्टर के लिए, किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। हमने कहा हमारा हेयर कलर, हमारे बालों का जो कलर है, उसके लिए कोई जीन ही उत्तरदायी है, कोई जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। और जीन क्या है, डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए की इकाई है। यानी कि डीएनए का वो पार्ट जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम जीन कह रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमें इस जीन को क्या करना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेजना है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पे होगी। जैसे कि हमने कहा इंसुलिन है, इंसुलिन का जो जीन है, इंसुलिन की आवश्यकता काफी लोगों को पड़ती है।
तो क्या होता है कि जब हमें इंसुलिन का जीन एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में डालना होता है तो क्या कर रहे हैं, हम प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं। हम प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन डाल रहे हैं और उस प्लाज्मिड को दूसरे व्यक्ति के अंदर डाल देते हैं जिससे कि वो जीन वहां पे पहुंच जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, हम जो प्लाज्मिड है उसे एक ऐसे साधन के रूप में यूज कर रहे हैं जिससे कि कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी जो जीन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास हो पा रहा है। और ये प्लाज्मिड कहाँ रहता है, बैक्टीरियल सेल में है। क्या है ये, जो बैक्टीरियल सेल है उसका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास आती है बैक्टीरियल सेल का डायग्राम आता है। अब यहाँ पे जो मोनेरा है, मोनेरा को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। हमने बात की है यहाँ पे, हमने कहा कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। हर जगह का मतलब है कि वो नॉर्मल कंडीशन में भी पाए जा रहे हैं, यानी कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहां पे भी बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल बताइए कि कोई ऐसा बैक्टीरिया कि जो आपको बताए कि यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो अगर हम कहें कि इस रूम में भी वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता है। लेकिन जब आप दही को देखेंगे तो आपको पता है कि दही का निर्माण ही बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो दही बन ही नहीं पाती। तो आपको पता है कि उस दही में क्या है, बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, आपको ये पता है। तो आपने क्या देखा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन में भी रहते हैं, जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं वहां पे भी रहते हैं, और ऐसे क्लाइमेट में भी रहेंगे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, बैक्टीरिया को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत फर्क आ जाता है हर एक चीज में, चाहे वो न्यूट्रिशन होगा, चाहे वो रिप्रोडक्शन होगा, हर चीज में क्या होगा, बहुत डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास दो ग्रुप आते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्या हुआ, जब क्लासिफिकेशन चल रहा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, तो आगे चल के इसे 7 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी इसे पढ़ा गया था। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, कुछ नहीं, सिर्फ जो मोनेरा था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, आपको 5 किंगडम ही यहाँ पे पढ़ने हैं। और मोनेरा के क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो दो प्रकार के बैक्टीरिया आप देखेंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आएंगे, दीज आर मोस्ट एंसियंट बैक्टीरिया फाउंड इन द मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट एज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज, मेथेनोजेंस। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रही है सबसे प्राचीन बैक्टीरिया, जब यहाँ पे लाइफ की शुरुआत हुई होगी, जब अर्थ पे जिंदगी की शुरुआत हुई होगी, तो सबसे पहले यही बैक्टीरिया आए होंगे, क्योंकि सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है। ठीक है, जो सबसे चरम आवासों जैसे कि नमकीन क्षेत्र, जिसे हेलोफाइट कह रहे हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपको इन शब्दों पे भी ध्यान देना है। ठीक है, जहाँ पे या जो सॉल्टी एरिया आएगा तो आप क्या कह रहे हैं, हेलोफाइल इन्हें कह रहे हैं। अगर गर्म झरने आएंगे तो थर्मो एसिडोफाइल आप इन्हें कह रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि ये क्या होते हैं, जहाँ पे जो नमकीन एरिया होगा, जो सॉल्टी एरिया होगा, ये वहां पे भी पाए जा रहे हैं। बहुत अधिक गर्म झरनों में भी ये पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल कह रहे हैं। और ये दलदली क्षेत्रों में भी पाए जा रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेथेनोजेंस कहते हैं। तो ये हर जगह पाए जा रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है ये लाइन, ये जो लाइन है आपको एज इट इज समझनी है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर बैक्टीरिया विच हेल्प देम सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। आप कह रहे हैं कि जो सेल वॉल है, जो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत जो बैक्टीरिया आएंगे उनकी जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में रहना है। ये जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहां पे इन्हें अधिक स्ट्रॉन्ग, अधिक मजबूत सेल वॉल की आवश्यकता है। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पे भी सेल वॉल आएगी, सेल वॉल क्या है, यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग का काम क्या होगा, एक तो शेप देना, दूसरा सुरक्षा, हर प्रकार की सुरक्षा इन्हें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो क्या इसने कहा है, जो कोशिका भित्ति की संरचना है अन्य जीवाणुओं से भिन्न होती है, जो उन्हें विषम परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हमने कहा द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। कैसे होते हैं ये, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियोइड सीक्वेंस ऑफ इट्स tRNA एंड rRNA इज यूनिक। ये कह रहा है कि इसमें tRNA और rRNA का जो न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम है वो अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में।
आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, ऐसी ही परिस्थितियों में, ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ पे जीवन संभव नहीं है। बहुत सॉल्टी एरियाज में रहेंगे, बहुत गर्म जगह पर रहेंगे, हाई टेम्परेचर में रहेंगे, लो टेम्परेचर में रहेंगे, बहुत जो दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहां पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा इनकी जो सेल वॉल होती है डिफरेंट होती है, यानी कि जो सेल वॉल होगी, जो कोशिका भित्ति होगी वो अधिक मजबूत होती है। आरआरएनए का जो इसमें सीक्वेंस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो भी यहाँ पे क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये बात की हमने यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया की। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। ठीक है, देखेंगे यू बैक्टीरिया क्या यहाँ पे होता है। अब यू बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे कि जो कि नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं, और इन्हीं में वो बैक्टीरिया भी आते हैं कि जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे कि जो रोग हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, जैसे टीबी। जो टीबी होता है वो भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसी के साथ आपने देखा कि जो दही बन रही है वो भी एक बैक्टीरिया के द्वारा बन रही है। और भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बैक्टीरिया से हमें मिलते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने जाना बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। और किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हमने कहा यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हमने पढ़ा, हमने कहा यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। अब इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कह रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, द सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्या बात की गई है, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या होता है, आपने देखा यहाँ पे, आपने बैक्टीरियल सेल देखी और इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे फ्लैजिला कहते हैं। और इसी फ्लैजिला की मदद से ये मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। यानी कि अगर जो बैक्टीरियल सेल है उसे गति करनी है तो उसकी गति के लिए यहाँ पे क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैसे क्या होता है फ्लैजिला, इस प्रकार से आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक बाल नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, उसे क्या कहेंगे, फ्लैजिला कहेंगे। इसी फ्लैजिला के द्वारा बैक्टीरिया में क्या होगी, यहाँ पे गति होगी। नेक्स्ट हमें क्या बात की, हमने कहा अ फ्यू बैक्टीरिया कंटेन शॉर्ट अपेंडेजेस ऑन द सेल सराउंड सरफेस नोन एज सीली। अब कह रहे हैं कि कुछ जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वो पूरी बैक्टीरियल सेल पे लगे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिली कहते हैं, पिलाई कहते हैं, विच हेल्प्स द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिलाई ऑल्सो हेल्प्स अ पैथोजन टू अटैच टू द होस्ट। ठीक है, क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं, देखो। एक तो हमने फ्लैजिला की बात की है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हमने यहाँ पे बात की है, हमने कहा एक तो फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला यहाँ पे क्या होगा, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। इस प्रकार से छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं पूरी बॉडी में, उसे हम क्या कह रहे हैं, पिलाई कह रहे हैं। ठीक है, अब आपको फंक्शन क्या बताया जा रहा है पिलाई का, आप ये देखिए। सबसे पहला तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये किस में हेल्प करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पिलाई का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा ये क्या करते हैं कि अटैच, जब ये किसी होस्ट बॉडी पे अटैच होना होता है तो उसमें ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया फिर से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेल वॉल एंड द स्टेन दे टेक। अब क्या होता है यहाँ पे, जो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत जो बैक्टीरिया आते हैं, हमने फिर से उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब क्यों ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने बांटा है, सेल वॉल का टाइप किस प्रकार से है, यहाँ पे एक स्ट्रेन को लिया जाता है और स्ट्रेन में कौन सा क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इन्हें बांटा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने देखा है राइजोबियम एंड क्लोस्ट्रेडियम आर टू यू बैक्टीरिया। क्या क्या बातें हमने अभी तक की, हमने कहा है यू बैक्टीरिया को सच्चे बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, जो सेल वॉल है रिजिड है और पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, कशाभिका की सहायता से गति करते हैं, यानी कि फ्लैजिला की गति से गति, फ्लैजिला की मदद से गति कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमने क्या बात की, कुछ बैक्टीरिया में कोशिका की सतह पर छोटे उपांग होते हैं जिन्हें पिली कहा जाता है, जो यौन प्रजनन के दौरान बैक्टीरिया की मदद करते हैं। पिली एक रोगजनक को मेजबान से जुड़ने में भी मदद करती है। ठीक है, लास्ट हमने क्या बात की है, इन्हें दो श्रेणियों में हमने बांटा है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्यों बांटा है, इनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उनकी प्रकृति और उनके द्वारा लिए गए जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन भी क्या वो रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बेसिस पे हमने इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। अब ये एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, राइजोबियम आ गया है और क्लोस्ट्रीडियम यहाँ पे आ गया है। दो एग्जाम्पल है किसके, यहाँ पे यू बैक्टीरिया के। तो क्लास हमने क्या यहाँ पे बात की है अभी तक, किंगडम मोनेरा की हम बात कर रहे हैं। उसमें हमने किंगडम मोनेरा के दो टाइप के बारे में बात की है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। यहाँ पे दो नए टाइप हमारे पास आए हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम जानेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के आना है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।